کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. अभी आप ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को सुन रहे थे। वो लगभग 5 बरस के बाद शुक्रवार का धार्मिक भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा इजराइल पर किया गया हमला पूरी तरह से वाजिब था। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी थी। खामेनेई का बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल ईरान से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे खामेनेई अपने भाषण में क्या क्या बोले, मिडिल ईस्ट का हंगामा आखिर कहां पहुंचा। मिडिल ईस्ट विवाद के बाद लेकर चलेंगे मॉरिशस, जिसको अपना एक खोया द्वीप वापस मिल गया है। ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस आइलैंड लौटाने का फैसला किया है। इस पर ब्रिटेन 210 वर्षों से कब्जा करके बैठा था। चागोस की कहानी क्या है और डील कराने में भारत की क्या भूमिका थी, सब विस्तार से बताएंगे। पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। ब्रॉट टू यू बाय आईटेल एंड सेंसोडेंट के। पहले मिडिल ईस्ट विवाद की बात कर लेते हैं। तारीख थी 3 अक्टूबर 2024। जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। रात का वक्त था। बम गोलों से दहलने वाला शहर शांति की सांस ले रहा था, मगर यह शांति सिर्फ सतह पर थी। जमीन के नीचे एक बंकर में हिजबुल्लाह की हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही थी, जबकि हवा में इजराइल के लड़ाकू विमान तैर रहे थे। जैसे ही उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला, उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में आग और धुएं का अंबार खड़ा हो चुका था। हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद यह इजराइल का बेरूत पर सबसे बड़ा हमला था। हालांकि कई घंटों तक ये पता नहीं चला कि इजराइल ने टारगेट किसको किया है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। फिर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। NYT ने इजरायली खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि इजराइल ने हाशेम सफेद्दीन को निशाना बनाया। वो मरा या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन निशाने पर वही था। इस रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी, क्योंकि हाशेम का नाम हिजबुल्लाह चीफ की रेस में है। दिलचस्पी है कि 4 अक्टूबर को हसन नसरल्लाह की अंतिम यात्रा निकल रही है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री लेबनान पहुंचे हैं। ऐसे में सफेद्दीन को निशाना बनाना यह दिखाता है कि इजराइल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हाशेम सफेद्दीन की कहानी क्या है, आइए ये जान लेते हैं। 27 सितंबर 2024 को इजराइल के हवाई हमले में हसन नसरल्लाह मारा गया। वो 1992 से हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहा था। उसकी मौत के बाद सेक्रेटरी जनरल का पद खाली हो गया। ऐसे में नए चीफ की तलाश शुरू हुई। इस तलाश में 2 नाम सबसे ऊपर दिखे। पहला नाम था शेख नईम कासिम का। वो 1991 में हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बने थे। 33 वर्षों से हिजबुल्लाह में नंबर 2 की हैसियत से काम कर रहे हैं। दूसरा नाम हाशेम सफेद्दीन का था। 1964 में पैदा हुआ, हसन नसरल्लाह के साथ पढ़ाई की। 1980 के दशक में उसने हिजबुल्लाह ज्वाइन किया। मिडिल ईस्ट की शिया बिरादरी में उसके परिवार का नाम अदब से लिया जाता है। हाशेम रिश्ते में हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। वो खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था। सफेद्दीन को इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है। उसका एक भाई अब्दुल्ला ईरान में हिजबुल्लाह का प्रतिनिधि है। हाशेम के बेटे रेखा की शादी कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है। सुलेमानी ईरान की कुद्स फोर्स के मुखिया थे। कुद्स फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की सबसे एलीट यूनिट है। जनवरी 2020 में अमेरिका ने सुलेमानी की हत्या कर दी थी। उस वक्त सुलेमानी सुप्रीम लीडर के बाद ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स थे। हाशेम सफेद्दीन की पहचान यहीं तक सीमित नहीं है। वो हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जिहादी काउंसिल का मुखिया है। उसको शूरा काउंसिल की सदस्यता भी मिली है। इन्हीं वजहों से वो हिजबुल्लाह चीफ की रेस में सबसे आगे चल रहा था। अभी ये पता नहीं चला कि इजराइल के हमले में उसका क्या हुआ। न तो इजराइल और न ही हिजबुल्लाह, दोनों में से किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। अगर उसकी मौत की खबर सच निकलती है तो यह हिजबुल्लाह और ईरान के लिए एक और बड़ा झटका होगा। इस बारे में जो भी जानकारी आएगी वो हम लल्लन टॉप के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं ईरान। 4 अक्टूबर की दोपहर सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई तेहरान के इमाम खोमैनी मुसल्ला मस्जिद पहुंचे। जुमे की नमाज पढ़ी। संबोधन के वक्त मंच पर नसरल्लाह की फोटो रखी थी। खामेनेई के बगल में उनकी राइफल भी दिख रही थी। खामेनेई यदा कदा ही पब्लिक में दिखते हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद उनको सेफ लोकेशन पर ले जाया गया था, मगर 4 अक्टूबर को वो बाहर निकले, जुमे की नमाज अदा की और संबोधन भी दिया। पिछली बार उन्होंने ऐसा जनवरी 2020 में किया था।
कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद। 4 अक्टूबर के संबोधन में खामेनेई ने क्या क्या कहा, आइए पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं। 1 अक्टूबर के हमले पर बोले, इजराइल जिस तरह से अपराध कर रहा है उसकी तुलना में हमारी सेना का ऑपरेशन उसको दी जाने वाली न्यूनतम सजा थी। सुनिए। کار درخشان نیروهای مسلح ما در 2-3 شب قبل هم یک کار کاملا قانونی و مشروع بود. کاری که نیروهای مسلح ما کردن کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایت‌های حیرت آور اون رژیم بود. 7 अक्टूबर के हमले पर खामेनेई ने कहा, हमास का अटैक एकदम सही और तार्किक था। طوفان الاقصی که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. खामेनेई ने नसरल्ला के लिए फातिया भी पढ़ा। अभी नसरल्ला को किसी सीक्रेट लोकेशन पर दफनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्दी ही उसको किसी पब्लिक लोकेशन पर दफन किया जाएगा। ये तो हुई विवाद की कहानी। अब एक विद्वान को सुनते हैं। प्रोफेसर वली नसर ईरानी अमेरिकी अध्यापक और लेखक हैं। वे अमेरिका के जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं। मिडिल ईस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड पर उनकी बात पूरी दुनिया गौर से सुनती है और गुनती है। इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल कंवल ने उनसे बात की और प्रोफेसर वली से सुनिए कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का नतीजा आखिर क्या हो सकता है। It is not realistic. Iran's nuclear facilities are not like the Ozerok nuclear power plant of Iraq in 1980s, which is sitting above the ground, an easy target. They can hit some sites, but they will not destroy them. And once they do that, then essentially the United States would have to get in the war. And then we are in the scenario that you mentioned. So Israel is in a position to start a war between the United States and Iran and itself and Iran, but Israel is not in a position to finish the war. Israel is in a position to attack Iran's nuclear facilities, but it's not in a position to destroy Iran's nuclear program. In fact, if such an attack happened, the consequence would be that Iran would take its program deep underground in its mountain ranges in a way that bunker buster bombs cannot destroy them. It would spread them far and wide, farther to the east, and then it would probably come out of the non-proliferation treaty and openly declare itself a nuclear state. So any attack on what is currently, at least officially, seen as civilian nuclear program that Iran holds up for negotiation with the United States, any attack on it would then convert this to a weapons program right away. क्या इजराइल के सैन्य हमले से ईरान में सत्ता परिवर्तन संभव है? सुनिए। I mean, first of all, even those who are opposed to the regime in Iran are not necessarily supporters of Israel. And it's not a given that when they protest at their own government, when their government comes under threat, that they're not, some of them at least, are not going to rally to the flag. So the idea to think of the population of another country as being willing to betray their own government in a moment of war and side with an aggressor, one who they are critical of by and large for his policies in Gaza and Lebanon and don't view as a friend, is largely wishful thinking. And then you have to say that even if the regime in Iran fell, I mean, we saw the United States think like this in 2003. You're assuming that immediately a pro-Western, stable, democratic government is going to come to power, is going to be friends with Israel and America, and is going to basically toe the line. That may very well not be the case. There are many, many other scenarios of the kind that we've seen happen in Lebanon, in Iraq, etc., that would produce much worse nightmares and scenarios. I mean, Israel itself went into Lebanon in 1982 to destroy the Palestinian Liberation Organization, and it ended up creating Hezbollah, a far greater threat to it. And right now, even in Lebanon, it's not in a position, beyond killing Nasrallah and downgrading Hezbollah, to produce anything positive in Lebanon. The United States did the same thing in Iraq. So this is very facile thinking. This is more, I think, public relations thinking that is serious strategic consideration.
मिडिल ईस्ट विवाद से और क्या अपडेट्स है, आइए पॉइंट दर पॉइंट जानते हैं। पहला अपडेट एक दौरे से जुड़ा है। 4 अक्टूबर को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची बेरूत पहुंचे। वहां उन्होंने लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती से मुलाकात की। दूसरा अपडेट इजरायली सेना के ऑपरेशन से जुड़ा है। इजराइल ने साउथ लेबनान में 20 और गांव खाली करने का निर्देश दिया है। तीसरा अपडेट लेबनान से है। अक्टूबर 2023 से अब तक लेबनान में इजरायली सेना के हमलों में मरने वालों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है। चौथी खबर भारत से है। इजराइल ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर भारत का विवादित नक्शा लगाया था। विवाद बढ़ने के बाद नक्शा हटा लिया गया है। भारत में इजराइल के राजदूत रुबेन अजार ने कहा कि वेबसाइट एडिटर ने गलती से गलत मैप लगा दिया था। मिडिल ईस्ट का चैप्टर अब यहीं पर रोकते हैं और बढ़ते हैं मॉरिशस की तरफ। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह का कंट्रोल मॉरिशस को सौंपने का ऐलान किया है। पिछले 2 बरस से इसको लेकर बातचीत चल रही थी। 3 अक्टूबर को डील पर सहमति आखिर बन ही गई। जल्द ही इसको आधिकारिक अमली जामा पहनाया जा सकता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रबींद जुगनौथ ने डील के लिए अफ्रीकन यूनियन के साथ साथ भारत को भी शुक्रिया कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने डील का स्वागत किया है। एक्स पर लिखा, उपनिवेशवाद का विरोध और राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करना भारत का परंपरागत सिद्धांत रहा है। इसी नाते भारत ने हमेशा से चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता का समर्थन किया है। क्या है मॉरिशस और चागोस की कहानी? चागोस द्वीप समूह कहाँ है और इसको लेकर विवाद क्यों होता रहता है? आइए समझते हैं। चागोस हिंद महासागर में है, भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर। ये लगभग 60 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। कानूनी और ऐतिहासिक तौर पर इस पर मॉरिशस का मालिकाना हक बनता है, मगर ब्रिटेन ने अवैध कब्जा जमाया हुआ था। उसने वहां के मूल निवासियों को जबरन बाहर निकाला। इसमें ब्रिटेन को अमेरिका का साथ मिला। अंतर्राष्ट्रीय अदालतें इस कब्जे को अवैध ठहरा चुकी हैं। ब्रिटेन को कब्जा छोड़ने के लिए भी कहा गया, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं था। ब्रिटेन मॉरिशस आखिर कैसे पहुंचा? 1810 में ब्रिटेन ने मॉरिशस पर हमला किया। तब वहां फ्रांस का कंट्रोल हुआ करता था। ब्रिटेन से लड़ाई में उसकी हार हुई। 1814 में पेरिस की संधि हुई। इसके तहत फ्रांस बाहर निकल गया। मॉरिशस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। उसका कंट्रोल 1968 तक बना रहा। फिर मॉरिशस को आज़ादी मिली। शिवसागर रामगुलाम आज़ाद मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बने। चागोस आइलैंड वाला विवाद आखिर कैसे पैदा हुआ? इसकी कहानी शुरू होती है मॉरिशस की आज़ादी से 2 साल पहले से। ब्रिटेन ने मॉरिशस को आज़ाद करने से पहले ही इस पर कब्जे का प्लान बना लिया था। वो कोल्ड वॉर का दौर था। स्वेज नहर से पश्चिमी देशों का कंट्रोल खत्म हो चुका था। मिडिल ईस्ट में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ रहा था। उस दौर में अमेरिका को एक ऐसे बेस की ज़रूरत थी जहां लोग कम हो और वहां से दुश्मनों पर नज़र रखी जा सके। चागोस इसके लिए सबसे मुफीद था। ये तय हुआ कि ज़मीन हथियाने और लोगों को बसाने का काम ब्रिटेन करेगा, जबकि वहाँ मिलिट्री बेस बनाने का खर्चा अमेरिका उठाएगा। इसके बाद उसकी साजिश का चक्र शुरू हुआ। 1965 में उसने चागोस को मॉरिशस से अलग घोषित कर दिया। स्थानीय प्रतिनिधियों को ये मानने के लिए दबाव बनाया गया। 1966 में उसने अमेरिका को चागोस का सबसे बड़ा द्वीप डिएगो गार्सिया सौंप दिया। स्थानीय लोगों के खाने पीने की सप्लाई लाइन काट दी गई। उनको बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया। उनको कभी वापस लौटने नहीं दिया गया। फिर 1968 में मॉरिशस को आज़ादी मिल गई। मॉरिशस आज़ाद था, मगर चागोस पर ब्रिटेन का अवैध कब्जा था। डिएगो गार्सिया पर अमेरिका ने बेस बना लिया। इसके बदले अमेरिका ब्रिटेन को क्या दे रहा था? मोटा किराया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अमेरिका ने इसके बदले ब्रिटेन को न्यूक्लियर सबमरीन सिस्टम की खरीद में डिस्काउंट भी दिया। इस आइलैंड का एक सिरा वॉर ऑन टेरर से भी जुड़ा हुआ है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। फिर अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। तब उसने चागोस पर भी अपने सैनिक बढ़ा दिए थे। अफगानिस्तान और इराक पर हमले में भी चागोस का इस्तेमाल किया गया था। वॉर ऑन टेरर के दौरान CIA इस बेस का इस्तेमाल संदिग्धों से पूछताछ के लिए करती थी। मॉरिशस ने चागोस के लिए आखिर मुहिम कब शुरू की? 1980 के दशक में चागोस से निकाले गए लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद ब्रिटेन को मुआवजा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने वापस लौटने की मांग जारी रखी। 2000 में लंदन हाई कोर्ट ने कहा कि चागोस के लोगों को हटाने का फैसला गैर कानूनी था। उन्हें वापस बसाया जाना चाहिए, मगर ब्रिटेन सरकार ने इसमें अड़ंगा लगा दिया। फिर 2008 में हाई कोर्ट ने फिर से फैसला दिया कि चागोस से हटाए गए लोग वापस लौट सकते हैं। ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया। यह फैसला ब्रिटेन की सरकार के दबाव में लिया गया था। फिर 2015 में ही मॉरिशस यह मसला लेकर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंचा। ये कोर्ट नीदरलैंड की राजधानी में स्थित है। कोर्ट ने कहा कि ब्रिटेन ने मॉरिशस को उसका अधिकार नहीं दिया। ब्रिटेन और अमेरिका ने निजी हितों को ऊपर रखा। मॉरिशस के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है।
2017 में मामला यूएन पहुंचा। जनरल असेंबली में चागोस पर वोटिंग हुई। 94 देशों ने मॉरिशस के समर्थन में वोट किया। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके 15 सहयोगियों ने खिलाफ में वोटिंग की। 65 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक बड़ा झटका था। यूएन में प्रस्ताव पास हुआ था कि चागोस का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे सुनेगी। आईसीजे यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी अदालत है। उसका फैसला 2019 में आया। आईसीजे ने अपने फैसले में कहा कि ब्रिटेन को चागोस से अपना कब्जा खत्म कर देना चाहिए और उसको मॉरिशस के हवाले कर देना चाहिए। आईसीजे ने इसके लिए 6 महीने का समय दिया। 15 जजों की बेंच में से 14 ने मॉरिशस के हक में फैसला दिया था। मात्र एक जज इस फैसले के खिलाफ था, वो अमेरिकी था। खैर, ब्रिटेन ने हमेशा की तरह आईसीजे का फैसला मानने से भी इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने तर्क दिया कि चागोस का मिलिट्री बेस ब्रिटेन और पूरी दुनिया के लोगों को आतंकवाद और समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए जरूरी है। जब तक इसकी जरूरत बनी रहेगी, हम चागोस को मॉरिशस के हवाले नहीं देंगे। अब आज चागोस की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह का कब्जा छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन इसमें एक पेच है। वो अगले 99 बरसों के लिए डिएगो गार्सिया का कंट्रोल अपने पास ही रखेगा। वहीं पर ब्रिटेन और अमेरिका का मिलिट्री बेस है। दोनों के लगभग 4000 सैनिक वहां पर मौजूद हैं। हमने इस मामले को और विस्तार से समझने के लिए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी और रक्षा मामलों के विशेषज्ञ श्री उदय भास्कर से बात की। हमने पूछा कि ब्रिटेन चागोस द्वीप समूह का कंट्रोल मॉरिशस को सौंपने के लिए राजी है, मगर वो डिएगो गार्सिया अपने पास ही रखना चाहता है। डिएगो गार्सिया द्वीप में उसकी आखिर क्या दिलचस्पी है और इंडियन ओशन रीजन में डिएगो गार्सिया की आखिर अहमियत क्या है? पर इसमें आप देखिए ब्रिटेन का जो काफी चतुराई के साथ उन्होंने 60 के करीब जो द्वीप हैं उनमें से डिएगो गार्सिया को हटा दिया है। उसकी जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन और अमेरिका के पास ही रहेगा। केवल बाकी जितने भी द्वीप हैं उसके ऊपर अगर मॉरिशस सरकार चाहता है तो चागोस के जो ओरिजिनल वहां के जो नागरिक थे उनको शायद वापस अपने घर लौटने का मौका दिया जाएगा, परंतु यह निर्णय मॉरिशस का सरकार लेगा। वहां पे कोई नागरिक तो नहीं है, बहुत छोटा द्वीप है, पर उसका लोकेशन उस प्रकार का है और अमेरिका ने उसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो वहां से अमेरिका के चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो या जहाज हो या पनडुब्बी हो या स्पेस के सैटेलाइट हो या साइबर कम्युनिकेशन, वो बहुत सारे उनके ऑपरेशनल और टैक्टिकल फायदा मिलता है। अगर आप इंडियन ओशन को देखेंगे, इस महाद्वीप में जितने भी शक्तिशाली देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या अभी चीन हो या पुराने जमाने में ब्रिटेन हो, उन्होंने द्वीपों को बहुत ही एक सामरिक अहमियत उन्होंने दिया था, क्योंकि उससे जैसे बार बार कहा जाता है कि डिएगो गार्सिया जो है वो अमेरिका के लिए एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि उस छोटे द्वीप के ऊपर उन्होंने काफी बड़ा मिलिट्री बेस बनाया है। वहां से अमेरिका के B-1 लांसर लॉन्ग रेंज बॉम्बर जिसको कहा जाता है, उस द्वीप से उसको वो लोग ऑपरेट करते हैं और उससे जितनी भी निगरानी है इंडियन ओशन का और साउथ पोल तक अगर अमेरिका चाहता है तो उनको ये डिएगो गार्सिया का जो बेस है उससे कई सारे लाभ होता है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया की जो लोकेशन है इक्वेटर के करीब है, उससे स्पेस और जो सर्वेलेंस निगरानी के लिए ये बहुत काम में आता है। तो इस वक्त आप संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंद महासागर में जितने भी द्वीप हैं, चाहे वो श्रीलंका हो या मालदीव्स या मॉरिशस के डिएगो गार्सिया चागोस आर्किपेलागो, इनकी सामरिक अहमियत काफी बढ़ गया है और इसी की वजह से शक्तिशाली देश, चाहे वो अमेरिका हो या चीन या फ्रांस, आपको याद होगा फ्रांस का भी एक द्वीप है रेयूनियन जिसको कहते हैं, वो फ्रांस का टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी। तो ये हिंद महासागर की जो सामरिक अहमियत, उसको व्यापार के दृष्टिकोण से आप देखिए, चाहे वो तेल का भंडार जो होता है पश्चिमी एशिया में, हिंद महासागर से होते हुए वो मलाका स्टेट्स के भीतर से जाके वो चीन और जापान तक जाता है, तो इसको कहते हैं सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ही अहम है। तो इन सब कारणों की वजह से इस वक्त हिंद महासागर के द्वीपों की जो सामरिक अहमियत या स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस वो कई गुना बढ़ गया है और डिएगो गार्सिया को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने चागोस डील में अहम भूमिका निभाई है। मॉरिशस और ब्रिटेन दोनों ने डील के लिए भारत को शुक्रिया कहा है।
भारत के लिए चागोस की कितनी अहमियत है और वो ब्रिटेन के कब्जे के खिलाफ आखिर क्यों था? पारंपरिक रूप से भारत ने ब्रिटेन या कोई भी ऐसे जो कॉलोनियल या इंपीरियल जो देश थे उनके खिलाफ भारत ने अपना आवाज उठाया था कि कॉलोनाइजेशन को तुरंत खत्म करना चाहिए। आप देखिए, भारत आजाद हुआ था 1947 में। मॉरिशस जैसे द्वीप जो था उनको आजादी मिला था 20 साल के बाद 1968 में। तो मॉरिशस जैसे देश या मालदीव्स, उन्होंने बार बार भारत का जो भूमिका था, भारत का जो समर्थन था, उन्होंने स्वीकार किया था। परंतु भारत और अमेरिका के बीच में इसी विषय के ऊपर काफी तनाव पैदा हुआ था, जबकि भारत ने एक नीति अपनाया था, इंडियन ओशन एज जोन ऑफ पीस। यानी कि जो शक्तिशाली देश हैं, शीत युद्ध का जमाना था, अमेरिका को इशारा था, भूतपूर्व सोवियत यूनियन को भी इशारा था कि आप इंडियन ओशन में अपना जो सैनिक तनाव जो है इसको यहां मत लाइएगा। परंतु 20 साल के बाद, 30 साल के बाद भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते थे वो भी बेहतर हुए हैं। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे 2008 में, भारत और अमेरिका ने अपना सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर करके उनके जो रिश्ते हैं, उनकी जो सामरिक दायरा है वो बदल गया था। जहां पहले तनाव था, जहां एक दूसरे के खिलाफ नीतियां बनाते थे, खास इंडियन ओशन में, भारत अभी धीरे धीरे अमेरिका के जो सामरिक और सैनिक नीतियों के साथ उनका तालमेल बढ़ गया चीन की वजह से। और जैसे क्वाड का उदाहरण लीजिए, क्वाड के अंदर जो 4 देश हैं उसमें हिंद महासागर में भारत का बहुत बड़ा भूमिका है। तो उसकी वजह से दीजो गार्सिया का जो इस वक्त अहमियत है, जो उसकी स्टेटस है, भारत ने मॉरिशस को जरूर समर्थन दिया है कि संप्रभुता उनको वापस आए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, डीकॉलोनाइजेशन। इसी के उस वक्त जहां तक मुझे याद है, हमारे यश सिन्हा साहब जो थे, भारत के राजदूत थे ब्रिटेन में, उन्होंने यूएन और जो डीकॉलोनाइजेशन कमेटी होता था उसमें उन्होंने काफी मॉरिशस का समर्थन भारत ने किया था। और इसलिए हस्ताक्षर जब हुआ था, मॉरिशस और ब्रिटेन ने दोनों, भारत और अमेरिका का उन्होंने जिक्र किया था। परंतु भारत जो है दीजो गार्सिया के बारे में अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसा आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि सामरिक जो हमारे उद्देश्य हैं उनमें तालमेल जो है वो काफी बढ़ गया है हिंद महासागर के संदर्भ में। यह था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी श्रीलंका से आई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 4 अक्टूबर को श्रीलंका पहुंचे। वहां उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। बाद में उन्होंने एक्स पर तस्वीरें भी साझा की। जयशंकर ने श्रीलंका की कार्यवाहक प्रधानमंत्री हरिनी अमरासूर्या, विदेश मंत्री विजिता हेरात, पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा के साथ भी मीटिंग की है। जयशंकर का दौरा क्यों खास है? क्योंकि श्रीलंका में 2 हफ्ते पहले ही सत्ता बदली है। 23 सितंबर को अनुरा दिसानायके ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। दिसानायके की पार्टी जनता विमुक्ति पेरमुना यानी जेवीपी ने कई मसलों पर भारत का विरोध किया है। ऐसे में दिसानायके का राष्ट्रपति चुना जाना भारत के लिए चिंताजनक माना जा रहा था। अब आज की दूसरी सुर्खी भी डॉक्टर जयशंकर से जुड़ी हुई ही है। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की लीडर्स समिट होने वाली है। इसमें सदस्य देशों की सरकार के सर्वोच्च नेता हिस्सा लेते हैं। पिछले दिनों चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद जा सकते हैं, मगर अब विदेश मंत्री जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 4 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। सुनिए। On our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. SCO के बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से पहले भी बात की है। अगर आप उस बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। इन मसलों पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी अभिषेक और अंकुर ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।